बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग 13.11 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड है। अब पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेजेस की मेजरमेंट्स के लिए। अब वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए आमतौर पर आपने वोल्ट मीटर सुना होगा कि हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी सर्किट हो कि जिसके हम किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस उसके वोल्टेजेस मेजर कर रहे हैं और हमारे पास वोल्ट मीटर है। जैसे हमारे पास ये सर्किट है, एक बैटरी उसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखी है, तो हम देखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस ए बी पर हमारे पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा वोल्ट मीटर होगा हम उसकी दोनों नॉब्स इनकी दोनों साइड्स पर लगा देंगे। लेट्स सपोज एक नॉब उसकी इस साइड पर लगा देंगे रेजिस्टेंस की और दूसरी इस साइड पर लगा देंगे। तो जिस भी कंपोनेंट के अक्रॉस हमने वोल्टेजेस को मेजर करना हो तो हम वोल्ट मीटर को उसके पैरेलल में लगा देते हैं, यानी उसकी नॉब्स को उसकी दोनों टर्मिनल्स पर लगा देते हैं। तो इस तरह उसमें से जितने भी वोल्टेजेस गुजर रहे होंगे वो हमें पता चल जाएगा। अब बात करें वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस के हवाले से, तो अब जैसे हमने यहाँ पर मेजर किया तो एक तो ये सर्किट की रेजिस्टेंस है और जो वोल्ट मीटर हमने लगाया एक उसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी। तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस इस सर्किट की रेजिस्टेंस से इनफ हाई होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा हो कि उसकी रेजिस्टेंस इसकी रेजिस्टेंस से कम हो जाए तो क्या होगा कि कुछ करंट उस वोल्ट मीटर से फ़्लो कर जाएगा। जब उसमें से करंट फ़्लो कर जाएगा तो वो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में इससे पहले पढ़ा है कि हमें जब हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी तो हमने वो कंडीशन अप्लाई की थी कि जिस कंडीशन में उसके गैल्वानोमीटर में से सेंटर में जो था तो उसमें से कोई करंट ना गुज़र रहा हो, वहाँ से करंट ज़ीरो हो जाए। वैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनफ हाई होनी चाहिए। अगर उसकी रेजिस्टेंस इसकी सर्किट की रेजिस्टेंस से लो हो गई तो वोल्ट मीटर से करंट फ़्लो कर जाएगा और उस करंट फ़्लो करने से वो हमें उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। अगर हम एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उस आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। तो ये जनरली हो गया कि हम वोल्ट मीटर को यूज़ कैसे करते हैं, ये किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर लगाया कैसे जाता है और वो किस काम आता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं कौन कौन से। तो अगर हम देखें तो पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक डिजिटल वोल्ट मीटर है और दूसरा CRO है। CRO मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इनसे जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलती हैं, सही रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम इनको प्रेफर नहीं कर रहे तो मतलब CRO को हम प्रेफर नहीं कर रहे तो उसकी बिग रीज़न यही है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते। हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो एक्सपेंसिव भी ना हो और जो वैल्यू भी हमें सही मेजर करके दे सके। तो अब सिंपल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इसके लिए पोटेंशियोमीटर है, जो एक्सपेंसिव भी नहीं है और वैल्यू भी हमें सही मेजर करके देता है। अब अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर असल में हमारे पास एक रेजिस्टेंस R पर कंसिस्ट कर रहा होता है जिस पर एक स्लाइडिंग टर्मिनल C होता है। अब जैसे ये हमारे पास AB एक रेजिस्टेंस R है और ये उस पर स्लाइडिंग टर्मिनल C है जो इस पर वेरी करेगा। लेट्स सपोज ये C A पॉइंट से मूव करना शुरू करता है और लास्ट B पॉइंट तक जा सकता है। अब जहाँ पर C होगा वहाँ तक की रेजिस्टेंस स्मॉल r से रिप्रेजेंट की जाएगी और ये उस पूरी रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पोटेंशियोमीटर असल में एक ऐसी ही रेजिस्टेंस है जिस पे एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C मूव कर रहा है। अब जब हम इसको किसी सर्किट में लगा देते हैं, लेट्स सपोज इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, EMF E की प्लस और नेगेटिव टर्मिनल हो गए। अब उसी तरह ये उसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है
तो इसके साथ मेजर करने के लिए हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया। तो अब जैसे ये मूव करेगा ए से बी की तरफ, ये स्मॉल आर की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होगी। जब ये सी टर्मिनल एग्जैक्टली ए पॉइंट पर है तो उस वक्त इस स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। जैसे ये आगे मूव करता जाएगा इस आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लास्ट जब ये बी पर पहुंच जाएगा तो ये स्मॉल आर इस आर के इक्वल होगा। जब ये ए टर्मिनल पर है उस वक्त जो स्मॉल आर होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब ये सी टर्मिनल बी पे पहुंच जाएगा, जब ये बी पे पहुंच जाएगा तो ये स्मॉल आर असल में कैपिटल आर हो जाएगा। उस वक्त वो पूरी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल आर है ये 0 to R वेरी करता है। अब जब ये 0 A C वेरी करेगा 0 से R की तरफ, तो उस वक्त जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो हम ओम लॉ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओम लॉ में हमारे पास क्या है, वो है जी V इज़ इक्वल टू आई आर। तो ये हो सकता है E इज़ इक्वल टू आई आर। तो इसी को रीअरेंज करेंगे, हमें करंट चाहिए तो R उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, I इज़ इक्वल टू E बाय R। तो इस फार्मूले से हम फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जहाँ तक ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C मूव कर रहा होगा वहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना बनेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम देखें पोटेंशियल, तो ये आई आर बन रहा है और ये आर अब कहाँ है, ये ए सी के दरमियान। तो वहाँ की जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो इसकी जगह स्मॉल आर ले लेगा जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप बता रहा होगा। तो जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप है वो आई आर कह लें या स्मॉल आर इंटू आई कह लें। तो अभी हमने ये देखा है कि जो आई है वो E बाय आर है, तो इस आई को हमने रिप्लेस कर दिया E बाय आर से। तो अभी ये पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास हो गया R बाय आर इंटू ई। तो हम कह सकते हैं ये दोनों R की रेशो मल्टीप्लाई E के साथ या उसके पोटेंशियल के साथ है। अब जैसे जैसे ये R मूव करता है, मतलब ये R 0 से R की तरफ मूव करेगा, असल में उसका पोटेंशियल भी वैसे ही मूव करेगा, वो भी 0 to E तक मूव करेगा। जैसे स्लाइड कॉन्टैक्ट C मूव कर रहा है, असल में R की वैल्यू को 0 से कैपिटल R तक मूव करवाता है। जब ये R की वैल्यू चेंज हो रही है तो असल में उसका पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है। जब पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो कम भी है ज़्यादा भी है, तो ये असल में उसके पोटेंशियल को डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि यही सर्किट हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है। तो यही हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है, और इसी सर्किट से हम लोग कोई भी अननोन ईएमएफ, अननोन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अननोन पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, हमने कहा यही सर्किट हमारा पोटेंशियल डिवाइडर है। अगर इसमें कोई अननोन ईएमएफ होगा, पोटेंशियल होगा, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसी सर्किट में इस जगह पर एक अननोन सोर्स लगा दिया। ये हमारा एक सोर्स है जो नोन है हमें, ये उसकी प्लस साइड, ये उसकी नेगेटिव साइड, और ये ई एक्स है जो अननोन है। अब चूँकि ये पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है, इससे अननोन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम ज़रा देखते हैं। अब अगर हम देखें तो जो ये नया सोर्स लगा है या जो अननोन सोर्स है, इसका जो प्लस टर्मिनल है और जो ओरिजिनल सोर्स था उसका प्लस टर्मिनल, ये दोनों इस ए पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। जो इसका प्लस टर्मिनल है और इसका, ये दोनों ए पॉइंट पर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सेम पॉइंट से कनेक्टेड है।
अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इनके दूसरी साइड वाले टर्मिनल की। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो गैल्वानोमीटर के थ्रू C पर है और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर है। अब ये C तो स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी मैक्सिमम रेंज B तक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो गैल्वानोमीटर के थ्रू C या B से कनेक्टेड है। सेम इसका नेगेटिव टर्मिनल भी उसी से कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, इसके टू टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर एट सेम पोटेंशियल। तो इसके पोटेंशियल जो गैल्वानोमीटर है इसके दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर आ गए हैं। जब ये सेम पोटेंशियल पर आ गए हैं तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और हमें भी पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में ऐसी ही कंडीशन चाहिए जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। तो हम क्या करेंगे कि हम असल में इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को मूव कर रहे होते हैं। इसके मूव करने से हम उस कंडीशन को ले आते हैं कि जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुज़रता। जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरेगा, मतलब हमने C को इस तरह एडजस्ट कर लिया कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो उस वक्त ये जो सोर्स है इसका जो पोटेंशियल होगा वो असल में इस सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। जब हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, तो इसमें से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस वक्त ये जो अननोन सोर्स है इसका पोटेंशियल सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इन्हें इरेज कर रहा हूँ। अब हमने कहा है कि जब गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर होंगे तो जो अननोन सोर्स है उसका पोटेंशियल असल में पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा, यानी R E बाय R। तो ये बात हमने पहले कर ली है कि ये असल में R और R की रेशो बन जाएगी, साथ में पोटेंशियल ओरिजिनल मल्टीप्लाई हो रहा है। ये R असल में उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस की जितनी लेंथ बढ़ जाएगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी बढ़ रही है। तो अब हम इसको चाहें तो रीअरेंज करके यूँ लिख सकते हैं कि ये इस स्मॉल r की लेंथ के प्रोपोर्शनल है और ये उसके कैपिटल R या कैपिटल L की लेंथ के प्रोपोर्शनल है इनटू E। तो इसके थ्रू हम लोग अननोन सोर्स की EMF फाइंड करते हैं। तो इससे अगर हम लोग आगे बात करें तो अब हमने अननोन पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब जैसे ऊपर बताया गया उसी तरह कि ये पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट भी है, अननोन पोटेंशियल इसने फाइंड कर लिया। ये एक से ज़्यादा पोटेंशियल में रेशो भी फाइंड कर सकता है, उनको आपस में कंपेयर कर सकता है। अब यहाँ पर ये अननोन था, लेट्स सपोज इसकी भी कोई वैल्यू है। ये हमारे पास E1 सोर्स है तो ये हमारे पास E2 सोर्स है। अब अगर हम E1 E2 के लिए यही चीज़ लिखते हैं तो Ex की जगह अब क्या है हमारे पास E1, तो ये किसके इक्वल है, ये हो जाएगा L1 बाय L उसकी फुल लेंथ इनटू E। उसी तरह जो E2 होगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L2 बाय कैपिटल L इंटू E। तो इससे हम लोग इन दोनों सोर्सेज की रेशो फाइंड कर रहे हैं, ये इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन हो गई 3, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन
5। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 L1 बाय L इंटू E। इसके बटा में आ जाएगा E2 सेम, इसके बटा में आ जाएगा L2 बाय L इंटू E। तो अब ये बन गया E1 बाय E2 इक्वल हो गया L1 बाय कैपिटल L इंटू E, और ये अब डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इनको उल्टा देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल L बाय L2 इंटू E। E से E कट गया, कैपिटल L से L कट गया, तो ये आ जाएगा E1 बाय E2 इज़ इक्वल टू L1 बाय L2। तो ये है इक्वेशन 6। तो इससे हमने एक सर्किट में लगे हुए दो पोटेंशियल सोर्सेज का आपस में उनकी जो रेशो थी वो फाइंड किया या उनको आपस में कंपेयर कर लिया। तो यही सर्किट हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहा है, अननोन पोटेंशियल सोर्स फाइंड करता है और उनको आपस में कंपेयर भी करता है। तो अगर हम एक ही स्टेटमेंट में बात करें तो इस पोटेंशियोमीटर में हमने एक ऐसी कंडीशन फाइंड की जब गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही, मतलब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, नो करंट फ्लो की कंडीशन ऑब्टेन करने के बाद ही हमने इससे फाइंड आउट किया है, तो इसकी वैल्यू हमें एक्यूरेट मिलती है। तो जो बात हमने शुरू में की थी कि ये एक तो एक्यूरेट वैल्यू देगा और नंबर 2 ये महंगा नहीं है, ये कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। तो इस सर्किट को या इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग प्रेफर करते हैं। इस तरह पोटेंशियोमीटर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड किसी को भी कोई भी क्यूरी हो, इशू हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।